नमस्कार। मेरे साथ नमस्कार। मुरादाबाद के सिटी एसपी रणविजय सिंह सर का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी और मच अजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर का एक मैं परिचय अपने दर्शकों से कराना चाहता हूं कि बिहार के चंपारण जिला के आदापुर प्रखंड के एक छोटे से गांव हीरा छपरा से सर निकले हैं। और आदापुर के सरकारी स्कूल से इनका स्कूलिंग हुआ है। एमएस कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं। और सर का बहुत स्ट्रगल पूर्ण जिंदगी रहा है। इन्होंने बीपीएससी किया है, आरपीएससी किया है, यूपीपीएससी किया है और यूपीएससी भी किया है। और इस तरह से उन्होंने अपने लिए एक न सिर्फ संघर्ष करके आज यहाँ पहुंचे हैं, बल्कि सर का एक बड़ा सामाजिक छवि भी यूपी पुलिस में है। और कोरोना काल में सर का एक कहानी सारे चैनलों पे बड़ा फेमस हुआ था। एक महिला थी बरेली की तमन्ना अली। और तमन्ना अली का हस्बैंड लॉकडाउन में नोएडा में जाके फंस जाते हैं। और तमन्ना अली प्रेग्नेंट थी। और उसने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। और वह वीडियो का सूचना सर को तब मिला जब एक दवा के दुकान पे थे। और एक खुद उस महिला से कांटेक्ट करके उसका लोकेशन लिए और उसके हस्बैंड को सरकारी व्यवस्था पे वहां उसके घर पहुंचाए। और जब वो उसके हस्बैंड वहां पहुंचे, वो सोची नहीं थी कि उसके हस्बैंड वहां पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने एक मैसेज करके कहा था कि यदि मुझे बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी रणविजय खान। और उसके 40 मिनट बाद ही उसे पुत्र हुआ। और पूरी दुनिया में ये कहानी बड़ी तेजी से फैली थी कि उसने अपने बेटा का नाम रणविजय खान रखा था। यानी कि ये मानवता से भी ऐसे परिपूर्ण है। तो सर के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि सर, आप जिस परिवेश से निकले हैं उस परिवेश में हमारे जो यूथ है, आप उसके आइकॉन हैं। लेकिन हमारे यूथ आज ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कैसे आप सफलता पाए कि यहाँ तक आज तक आप पहुंचे। अ, अजीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हमेशा इच्छा रही है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ से मैंने जो अपने एक गांव से अपनी यात्रा शुरू की थी और अपने एकेडमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में आने का मौका मिला। तो ये जो यात्रा हमारी थी उसको मैं हमेशा कहूँगा कि बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही डिस्टर्बिंग, बहुत ही डिफिकल्ट रही है। और उसके बाद सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो मैं शुद्ध रूप से अपने जीवन की सफलता का श्रेय, यहाँ तक पहुँचने का श्रेय मैं अपने उस मिट्टी को देता हूँ, उस परिवार को देता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ। और उन संस्कारों ने मुझे इस तरीके से अपना शेप किया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और जो बेसिक चीज़ें हमारे परिवार में सिखाई गई, जो ईमानदारी, जो मेहनत और एक दृढ़ संकल्प और एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल को जीने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें ऐसी इंस्पायरिंग थी, मोटिवेटिंग थी। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उन्हीं रास्ते को पकड़ के मैं आज तक पहुँचा। आपने बड़ी एक जो बिगनिंग करी है बहुत टचिंग है, क्योंकि वो सारे दिन याद आते हैं कि किस तरह से हम लोग एक छोटे से गांव की स्कूल में पढ़ा करते थे, जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं थी। स्कूल में हम लोग एक पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। और एक कोई वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे, उनका छोटा सा एक फूस, आप समझ सकते हैं फूस, बाकी लोग नहीं समझेगा। फूस का घर हुआ जी जी। करता था, जिसे डेरा बोला जाता है। उस डेरा में हम लोग पढ़ाई किया करते थे। और उसके बाद वहाँ से फिर आदापुर हाई स्कूल ज्वाइन किया। आदापुर हाई स्कूल का की दूरी हमारे घर से 3 किलोमीटर है एक तरफ से, यानी रोज 6 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे। ग्रुप्स में जाते थे, गांव के लड़के सभी लोग साथ जाके वहाँ पढ़ाई करते थे। वहाँ से मैंने 10th की। और उस जमाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। अगर मैं कठिनाइयों को गिनाना शुरू करूंगा तो ये पूरा का पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो कठिनाइयों के बारे में तो मैं कभी स्टेज से बोलना शुरू करता हूँ तो कोई भी बिलीव करने को तैयार नहीं होता। कोई समझता कि नहीं, समझता इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा। हालांकि चूंकि आपके प्लेटफॉर्म से मैं बोल रहा हूँ, तो जो हमारे अपने चंपारण के लोग हैं
और जो हमारे खास करके हमारे आदापुर, रक्सौल, मोतिहारी, इसके इस एरिया के जो लोग हैं वो रिलेट कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था हम लोगों के गांव गांव हम लोगों के गांव से रास्ता भी नहीं था। बरसात के दिनों में हम लोग किसी तरह से पहुंच जाते थे स्कूल। ये कहानी हुआ करती थी। बारिश अगर होने लगी रास्ते में, कहीं बीच में फंस गए तो वहीं भीग जाते थे। तो तमाम कठिनाइयां थी। बट ये जरूर रहा कि आदापुर हाई स्कूल में कि जो टीचर्स वगैरह थे उस समय, पढ़ाई लिखाई अनुशासन की स्थिति बहुत अच्छी थी कंपेयर टू प्रेजेंट टाइम। जो हमने अभी वहाँ देखा है गांव वगैरह का कल्चर, गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स वगैरह में जाके, उन लोगों के माइंडसेट, उनका अप्रोच, उनकी सोच, जो हम लोग अपने समय से कंपेयर करते तो लगता है कि आज काफी चेंज हो गया है। और वो चेंज अच्छे तरीके से नहीं हुआ, वो चेंज एक तरह से नेगेटिव तरीके से हुआ है। तो वो स्थिति थी हमारी। फिर हम लोग वहाँ से, मुझे अच्छा एक मेट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। मुझे फिर एमएस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो मेरे जीवन का एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था। फिर मोतिहारी में हम लोग जब पहली बार गए तो आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पे बिजली का दर्शन पहली बार वहाँ हुआ कि बिजली भी कोई चीज होती है। या फिर जब हम लोग अपने ननिहाल जाया करते थे तो उस समय आदापुर स्टेशन पे पैदल आकर के ट्रेन पकड़ा करते थे, या टायर गाड़ी चलती थी, आपको याद होगा अजीत जी उस जमाने में। जी 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 तो जी गांव जी से जी। टायर गाड़ी से आ जाते थे आदापुर स्टेशन पे, वहां से ननिहाल जब जाते थे तो स्टेशन पे बिजली दिखती थी कि इसी को बिजली कहते हैं। तो ये कहानी हम लोग के जीवन की थी। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही मैं तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि अ, कैसी नियति उन्होंने तय कर दी कि वैसे जगह से, वैसे सर्कमस्टांसेस से, वैसे सिचुएशन से उन्होंने निकाल के मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद मोतिहारी में मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा। वहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस और ग्रेजुएशन साइंस भी मैंने अपने, मैं करेक्ट करना चाह रहा था कि ग्रेजुएशन भी मेरा मोतिहारी से ही हुआ था। तो उस समय जो हमारा एक ग्रुप बना, पीयर ग्रुप, बहुत ही वंडरफुल ग्रुप था हमारा। मतलब एक्सेलेंटली गुड। वो 4-5 लड़कों का ग्रुप था। और मैं आपको बड़े प्राउडली कह सकता हूँ कि चारों पांचों जो हमारा एक पीयर ग्रुप है, वो सभी आज अपने अपने फील्ड के टॉप पोजीशंस पे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। कोई बैंक पीओ चला गया, कोई अभी राज्यसभा में डिप्टी सेक्रेटरी है, कोई आईएम बैंगलोर से पास आउट करके एचसीएल के बड़े पोजीशन पे है, कोई स्टॉक होल्डिंग से करियर शुरुआत करके फाइनेंस की दुनिया में बहुत ऊपर चला गया, कोई बैंक पीओ ज्वाइन करके आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत हाई पोजीशन पे चला गया। तो 4-5 लोगों का एक ग्रुप था और बहुत इंस्पायरिंग था। हम लोग आपस में उस समय काफी डिबेट से डिस्कशन किया करते थे वहाँ। फिर जब वहां से ऑनर्स हो गया तो फिर वहां से चले हम, आपको दिल्ली की यात्रा शुरू हुई हम लोगों की। मुझे याद है हम लोग अपना अपना पेटी उठा के चले थे, वहां से पेटी में डाल के अपने सामान चले थे। और आकर के उस समय एमपी हुआ करते थे हमारे मधुकर जी। तो उनके चार महादेवा रोड के आवास में हम लोग कुछ दिन के लिए वहां रहे। फिर दिल्ली में घर ढूंढ करके और लोगों की तरह, और उस समय मोतिहारी से 3-4 लड़के केवल यूपीएससी की तैयारी के लिए, 3-4 ही नाम थे उस समय, वो लोग यहाँ पे जी। रहते थे। तो उन लोगों से मुलाकात करके, थोड़ा सा उन लोगों से आइडिया लेकर के वहाँ पे घर ढूंढ करके हम चारों पांचों। और मैं बता दूं कि वहां जाने के बाद एक फीलिंग डेवलप हुई। जो फर्स्ट आप समझ सकते हैं कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जो एक पहला रास्ता था वो यही था कि उस समय हम लोगों को लगता था कि बहुत पढ़ने से हम लोग भी जिस तरह से लोग क्वालिफाई करते हैं हम भी कर जाएंगे। तो एक फर्स्ट इंस्पिरेशन इस तरह का मिला। रात रात भर की पढ़ाई शुरू कर दी हम लोगों ने। और उसके अच्छा। बाद फिर उन लोगों में से मैं कुछ ज्यादा ही फॉर्चुनेट हुआ। मैं बताऊं अजीत जी, मेरे जीवन का वह दिन, उसको सबसे मैं एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और मुझे वहाँ पे मास्टर्स में ज्वाइन करने का मौका मिल गया। वहाँ एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस क्वालिफाई किया और मुझे मौका मिल गया। उससे भी जो जबरदस्त टर्निंग पॉइंट हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 पीजी हॉस्टल थे उस समय, अब तो 4-5 और हो गए हैं। मुझे वहाँ के फाउंडर वाइस चांसलर सर मॉरिस गोयर साहब थे, उनके नाम के साथ एक हॉस्टल बना है, गोयर हॉल। और वो उस हॉस्टल में मुझे रहने का मौका मिल गया। वह चीज मेरे जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन था। दैट वाज मेटामॉर्फिज्म फॉर द रीजन कि जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि चारों तरफ तो केवल पढ़ाई पढ़ाई चल रहा है यहाँ। और पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग अपने अपने सारे के सारे सिविल सर्विस में लगे हुए हैं। मेजोरिटी जो लड़कों की थी सब बिहार के थे। सभी डीयू से सभी पास कर करके अपना मास्टर्स में आकर वहाँ ज्वाइन किए थे। कोई लॉ कर रहा है, कोई कॉमर्स में है, कोई डिफरेंट स्ट्रीम्स में अपना डिग्री ले रहा है।
वहां से फिर सीनियर्स का जो हमने देखा तरीका, जिस तरह से पढ़ रहे थे सारे नोट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम लोगों के जीवन के लिए काफी इंस्पायरिंग था, मोटिवेटिंग था। और लग गया कि नहीं, हम अगर मेहनत करेंगे तो कर लेंगे हम भी। मतलब जो हमारा बैकग्राउंड था, जो हमारा एकेडमिक्स पहले का था, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे उसके पहले उसके बाद का हो, वो सब चीजें लगता था कि नहीं, इट वोंट मैटर इन लाइफ एट ऑल। अब केवल और केवल मेहनत करने की का समय है। तो फिर वो एक तरह से काफी इंस्पायरिंग रहा। और फिर वो कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं। और तब तो मैं बताऊं अजीत जी, परिवार से भी दूर हो गया, इन द सेंस कि पूरे साल में एक बार भी मौका नहीं मिलता था जाने का, इन द सेंस कि मन नहीं करता था जाने का। और काफी स्ट्रगलिंग रहा डील की यात्रा भी। पेरेंट्स की तरफ से जितना उन लोग बेचारा सपोर्ट कर सकते थे करते थे। और उसके अतिरिक्त वहाँ पे हम लोगों ने कुछ, मेरे आसपास के डीयू कैंपस के आसपास में कुछ मोहल्ले थे, वहाँ हमने ट्यूशन व्यूशन कर लिया। तो ट्यूशन से भी हम लोग को पैसे वगैरह मिलने लगे। तो उससे भी एक आध घंटा स्पेंड करने से अपना खर्चा चलने लगा। घर से जो आर्थिक जरूरत थी वो पूरा नहीं हो पाती थी। उतना नहीं था, क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की उतनी अच्छी नहीं थी उस समय, सपोर्टिंग नहीं था। और हम लोग एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, किसानी परिवार आप कह सकते हैं टोटली। अब आपसे कोई जी, कुछ छिपा तो है नहीं, आपको सब पता है। और खास करके हमारे जो आदापुर के लोग हैं, हमारे रक्सौल के लोग हैं, हमारे मोतिहारी के लोग हैं, हम हर घर का एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जो जी, कहानी हम जी। लोग के घर की थी, आ, दैट वाज क्वाइट आपके टोल्ड पिताजी एवरीवेयर। के बारे में आपके पिताजी के बारे में एक कहा जाता है कि वो गणित के इतने तगड़े थे कि वो कोई हिसाब बना देते थे तो लोग कहता था कि एक बार चेक कर लीजिए, तो वो कहते थे कि बेवकूफ, तुम 10 बार चेक करो, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली उनका मेरे पिताजी मैथ। डिफेंस में थे। और डिफेंस से उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। कुछ फैमिली कंडीशंस थे कि वो अपना आ गए। और आने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा जोर दिया। वो पढ़ाते भी थे, लेकिन उससे ज्यादा भी कंट्रीब्यूशन हमारे चाचा जी का था। हमारे पिताजी तो को कहा जाता है कि हाकिम साहब हैं, मतलब वो बड़े न्यायप्रिय इंसान थे। और आज भी जनरली हमारे यहाँ, हमारे डिपार्टमेंट में लोग मुझे जानते हैं कि मैं बड़ा जस्ट और फेयरनेस पे विश्वास रखता हूँ। अगर मेरे सामने पता चल जाए कि नहीं, कोई आदमी दोषी है, तो उसको शायद भगवान भी नहीं बचा सकता। और कोई अगर दोषी नहीं है तो उसको कोई कोई ईश्वर भी उसको जेल नहीं भेज सकता था। ये हमारी अपनी आज भी हमारी पॉलिसी है। तो उस हिसाब से मैं वही करता हूँ, और मैं न्याय के लिए बहुत लड़ता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि हमारे पिताजी का है जो एक हमारे में गुण है, संस्कार है, वो पिताजी का ही है। तो बड़े जस्ट आदमी थे, तो दिन भर पंचायत करते रहते थे गांव गांव में घूम के, किसी की इशू हो तब उनको बुला लीजिए। तो इस तरह से वो उनका लाइफ स्टाइल था। चाचा जी सुबह जा करके अपनी नौकरी पे जाते थे, छोटी सी नौकरी करते थे। वहां से आकर के हमको पढ़ाते थे। रात में इंग्लिश इंग्लिश के लिए डिक्टेशन लिखवाते थे। आज मेरी हैंड राइटिंग अप्रिशिएट की जाती है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई चाचा जी। तो चाचा जी बहुत हैंड राइटिंग में बड़ा फोकस करते थे। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे चाचा जी अभी जिंदा हैं। और मैं सुबह शाम रोज एक बार बात हो जाती है हमारी, क्योंकि मैं बड़ा देखता हूँ कि कोई उनके जीवन में कहीं कोई कष्ट ना हो। तो इस तरीके से जीवन की शुरुआत थी। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग आए और तैयारी शुरू करी, तो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं समझता था कि फिर अब उसके बाद जब हम लोग तैयारी किए, एक आध साल के तैयारी के बाद जो स्टैंडर्ड जहाँ तक अपने आप लेके आए, फिर कोई विश्वास नहीं करता था कि हम लोग की इतना हमारा इतना हम्बल बिगनिंग है, अच्छी स्कूल में पढ़ाई किए हैं, या इस तरह की बातें थी। तो ये बेसिकली मैं इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ कि हमारे, मैं समझता हूँ कि इस पूरे इंडिया में केवल कुछ ट्राइबल एरियाज को छोड़ दिया जाए, तो हमारा गांव भी एक ऐसी कंडीशन में था कि जहां से किसी के लिए बहुत आगे निकल के करना बहुत डिफिकल्ट था, इतना आसान नहीं था। और खास करके आप इस इंडियन सोसाइटी के जो गुड अच्छे सर्विसेज हैं उसमें जाना, फिर उसके बाद वहां से लोगों को अपनी सेवाएं देना, थोड़ा सा एक तरह से रिमोट पॉसिबिलिटी लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहां से निकल के कर सकते हैं, तो आज अगर हमारे पूरे चंपारण के गांव, एक एक गांव का लड़का सुने मेरी बातों को, और आज तो खैर बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। आज तो ये कहानी हो गई कि आज गांव में बैठ करके ऑनलाइन चीजें आपको अवेलेबल हो जा रही हैं। तो हमारे जी, जी, जमाने में जी। और आज के जमाने में रिसोर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो कोई 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 कंपैरिजन ही नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आज जो है बच्चों अगर अगर जरा सा भी पॉजिटिविटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ,
और जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ अगर कोई काम करना शुरू करे, तो मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, बड़ी खुशी होती है जब चंपारण का लड़का कहीं क्वालिफाई किया हुआ दिखता है कहीं रील्स वगैरह में, तो लगता है कि चलो एटलीस्ट दिस अनदर एडिशन फॉर माई डिस्ट्रिक्ट टू द ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज देख के बड़ा अच्छा लगता है। बट अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, मिनिमल है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर आप देखेंगे तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे यहाँ के लोगों की का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसलिए है कि हम लोग के यहाँ का माहौल इंस्पायरिंग नहीं है, और इसको इंस्पायरिंग करने के लिए हमें लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने चैलेंजेस, बेसिकली पहले तो एक फियर होता है कि मैं आदापुर के छोटे से गांव से निकल के कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से सर्वे कराएं तो हमारे चंपारण की धरती से ही छोटे छोटे गांव से निकल के लोगों ने बहुत सारे अच्छे पोजीशंस पाए हैं। वो आज जी मैं जी अभी जी। शशि जी से बात कर रहा था। शशि जी हमारे मधुबन के रहने वाले हैं, आप इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। इन्होंने हम्बल बिगनिंग इनका भी रहा मधुबन से लेकर के, और आज अपना एक एकेडमी चला रहे हैं, पूरे इंडिया के टॉप मतलब डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को ट्रेन करते हैं। जी जी ये सब जी। चीज इंस्पायरिंग है। उसी तरह से अभी आज मेरी बात हो रही थी हमारे सीए के, यहाँ के ताज कहे जाते हैं पूरे इंडिया में, भगवान लाल जी। ये हमारे अपने भगवान। घोड़ासान के जी रहने जी वाले हैं, सोचिए। आप देखिए मीडिया में हमारे रवीश भाई हैं, पूरी इंडिया उनको जी। जानती है। तो इस तरह से हमारे चंपारण की धरती से बहुत सारे लाल निकले हुए हैं, बहुत सारे स्टार्स निकले हुए हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है। तो ये सब चीज, बेसिकली ये सारी चीजें अगर हम गांव गांव तक लेके मैसेजिंग कराएं, पहुंचाएं बच्चों में, तो एक इंस्पिरेशन आएगा। सबकी शुरुआत छोटी मोटी ही होती है। और आज के तारीख में अगर बच्चे डेडिकेशन के साथ हम लोग की बातों को समझ लें और अनुशासित रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज के तारीख में एक ही चीज बहुत गड़बड़ हुआ है, तो आप भी मानेंगे इस बात को, वो है कि हम डिजिटल माहौल में जी रहे हैं। और जी। खास करके कोरोना के समय के बाद, 2020 के बाद से ये जो गैजेट्स का यूज का प्रचलन बढ़ा, स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, सारे ऑनलाइन पढ़ाई का मेथड शुरू हो गया। एक तो उस समय की डिमांड भी थी, उस समय की मजबूरी भी थी उस समय की, और उसी के चक्कर में सारे लड़के गैजेट डिपेंडेंट्स हो गए। और धीरे धीरे इंटरनेट कितना सस्ता हो गया, हर बच्चे के पास आजकल गैजेट हो गया। सभी लोग दिन भर वो अनवेरिफाइड फैक्ट्स देख देख के अपना दिमाग पॉल्यूट कर रहे हैं। कोई आदमी किताब छूना नहीं चाहता है। तो ये सारी कमियां जरूर आई। हम लोग के जमाने में इस तरह की चीजें नहीं थी। आप किताब पढ़ो तो आप ज्ञान होगा, इतिहास का ज्ञान करना है, हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको तीनों हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी बुक से, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए चाहे उसके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। सिमिलरली अदर सेक्शंस में भी वही कहानी थी। तो बुक पढ़ के हम लोगों का जो अपनी सोच, अपने समझने की क्षमता, ये जो विकास हुआ, यानी ओवरऑल आप कहें तो बौद्धिक विकास जो हुआ, वह बौद्धिक विकास अब बच्चों में नहीं हो पा रहा। इस ये बौद्धिक नए जो प्रगति। बच्चे हैं, जो हमारे चंपारण के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक मंत्र आप दीजिए। एक मंत्र है मेरा, एक ही मंत्र है कि लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, बट एक ही लाइन में है कि तुम किसी से कमजोर नहीं हो, बजाय तुम्हारे अंदर में मेहनत करने की और दुनिया के डेविएटिंग फैक्टर से दूर रहने की अगर इच्छा जागृत हो गई तो बस इतना ही। बाकी अगर वो कहे कि मेरे पिताजी के पास खर्चे नहीं है, पढ़ाई का खर्चा नहीं है, मेरे को रहने में दिक्कत हो रही है, मैं बता रहा हूँ अजीत जी, आज के तारीख में अजीत भाई एक भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से बच्चा चाहे तो बैठ करके चीजों को की तैयारी नहीं कर सकता है। इंटरनेट के जमाने में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वेरीफाइड हैं, जो इंस्पिरेशनल हैं, जो सही हैं, जो करेक्ट हैं। आप उनका सहारा लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने से गूगल करिए और कोई भी हिस्ट्री का कोई पार्ट उठा के पढ़ लीजिए, तो उसमें तमाम तरह के मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। बट जो सैंक्शनड है, जो वेरीफाइड है, जो अच्छे तरीके से जिसको लोग समझ सकते हैं, जो सही है, उसको पढ़ के आप कहीं से बैठ करके कोई भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है, आजकल मैंने ऐसे बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले बच्चों का इंटरव्यू देखा, जहां पर बच्चे कोचिंग करने तो दिल्ली आ जाते हैं, कोचिंग करके अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि जी कोचिंग के आसपास का जो एक केओस है, उस केओस से बाहर निकल के और शहर के शोर शराबे से बाहर निकल के वो गांव चले जाते हैं।
जहां जी पे जी उनको जी। एकदम कंप्लीट पीसफुल माहौल मिलता है। आज के तारीख में आपके बिहार के गांव गांव में बिजली है, रोड कनेक्टिविटी है, उसके बाद आपको पढ़ने की सुविधा है, इंटरनेट की फैसिलिटी हो सकती है। तो आप कहीं से तैयारी करके जाइए और बैठ के शांति से एक बार तैयारी करिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, आप बड़े आराम से पास करेंगे। नॉट ओनली यूपीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, मैं जब सिविल सर्विस दे रहा था तो ईमानदारी की बात यही है कि मैं एग्जाम के पीछे नहीं भागता था, एग्जाम मेरे पीछे था एक तरह से। यानी जॉब मेरे पीछे था, मैं जॉब के पीछे नहीं था। जहां दिए वहीं क्वालिफाई किए। वाई? बिकॉज पढ़ करके अपना एक जो एक नैक था एग्जाम देने का, प्लस जो हमारे हमारे जो तैयारी थी, जो सब्जेक्ट वाइज हमारी तैयारी थी, उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि चाहे कहीं से भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 25 26 साल 28 साल पहले की सारी कहानी है। बट आज भी जी। मुझे सब्जेक्ट से अगर आप चीज पूछना शुरू करेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। वो इसलिए हुआ कि उस समय पूरे दिल के साथ दिल और दिमाग लगा के पढ़ाई की गई। लगता था कि यही मेरा सब कुछ है। तो इस तरह के कैरेक्टर अगर बच्चे डेवलप कर लें तो यूपीएससी एकदम डिस्टेंट ड्रीम नहीं है। और आज की तारीख में और बता दूं मैं, आज की तारीख में हमारे जमाने में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हुआ करते थे। आज के जमाने में यूपीएससी में हजार हजार बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। हमारे जमाने में 350 400 की सीट आती थी। प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करते करते बहुत लोग रह जाते थे। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग क्वालिफाई किए वो बहुत मतलब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे, बट बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, लाइक लेस नंबर ऑफ सीट्स। और उसके बाद अटेम्प्ट्स वगैरह जो था, आजकल सारे अटेम्प्ट्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद एज लिमिट भी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज की तारीख में। और मटेरियल्स का तो ये हाल है कि आप किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक पे आप चाहें तो एक साल खाली बैठ कर मटेरियल सेगमेंटाइज कर लीजिए और उसी को खाली पढ़ते रहिए दिन भर, तो कोई एग्जाम पास कर सकते हैं। मतलब गेटिंग थ्रू एग्जाम इज कंपैरेटिवली वेरी इजी दिस डेज। सो दिस हैज टू बी देयर इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उस देखिए, पीरियड से कैसे निकले? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, समझ गया। आप सबसे पहले, जैसे मैं डीयू में था तो मास्टर्स करने के बाद मैंने एलएलबी ज्वाइन कर लिया। मैं सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर का लॉ ग्रेजुएट हूँ। और इतना जबरदस्त लॉ का हमारे सीएलसी हमारा उस समय की इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट हुआ करता था लीगल स्टडीज में। और जी जी सारे जी। टॉप टीचर्स होते थे जो हमको पढ़ाते थे उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में। और वहाँ कहानी ये थी कि लॉ जिस तरह से पढ़ाया गया, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि लॉ मुझे ऑप्शनल रखना पड़ गया। मुझे लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इतना बढ़िया पेपर है और इतने अच्छे से तरह से हम लोग की तैयारी हो रही है। आज भी जो हमारे लॉ के पेपर्स हैं उसके बहुत सारे मैक्सिम्स, बहुत सारी चीजें अभी भी मुझे कंठस्थ है। तो उसको हमने लॉ का पेपर बना लिया। तो मेरा ये कहना है कि एक कोई ना कोई आपके ऐसे ऐसा एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि इन केस जैसे अब कभी कभी ये लगता है कि मैं ब्यूरोक्रेट नहीं होता तो बहुत किसी हाई कोर्ट का अभी एक जस्टिस बना वकील होता। हो। अभी अभी लगता है कि अगर मैं शायद जज नहीं बना होता तो मैं एक बहुत ही रोअरिंग प्रैक्टिस करने वाला सीनियर एडवोकेट होता सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारी चीजें दिमाग में आती है। तो एक ऐसा कैरियर आपके पास अपने बैकग्राउंड में रख लेना चाहिए जिससे आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं भाई अगर नहीं होता है तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो प्रोफेशनल एक कैरियर अपना हो, ताकि अगर सिविल सर्विस के अटेम्प्ट खत्म हो जाए, स्टेट सर्विस अटेम्प्ट खत्म हो जाए, तो आप उसी को अपना कैरियर बना के रखें। और कैरियर की कमी नहीं है अजीत भाई। अगर आप यूपीसी अटेम्प्ट खत्म भी कर लेते हैं ना 30 इयर्स के बाद भी, आज के तारीख में बहुत सारे एरियाज हैं जहां आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से कोई स्पेशल स्किल डेवलप करके आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप बताइए, हमारे जो ये शशि जी हैं, इन्होंने कौन सा विशेष क्वालिफिकेशन ले लिया? ये तो उन्होंने अपना एक अच्छा एक इनको एक अच्छा एक गाइडेंस मिला, अभी सब लोगों का स्किल डेवलप करा रहे हैं। तो इस तरह के जी इनिशिएटिव्स सबका करा। की अपॉर्चुनिटीज है, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप को पहले स्किलफुल बन जाइए, मेहनत करके इतना नॉलेज गेन कर लीजिए, दुनिया को समझिए, इनसे एंड आउट समझिए। सिविल सर्विसेज का एग्जाम खास करके और सारे एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्विस एग्जाम में एक चीज दिमाग में रखिए हमेशा, सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं मांगता है। वो ये चाहता है कि आपको किसी भी स्थिति को समझने के लेवल का आईक्यू है कि नहीं। इसलिए तो कोई संस्कृत से देता है, कोई सिविल इंजीनियरिंग से देता है, कोई फिजिक्स से देता है, कोई हिस्ट्री से देता है, कोई लॉ से देता है। तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन से क्या टेस्ट किया जाता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका रिएक्शन,
आप कितना अच्छे तरीके से किसी भी स्थिति को समझ सकते हैं। इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स के जो असाइनमेंट्स हैं, जो काम है, क्या है। मैं पुलिस वाला हूँ, आज हमारे सामने 10,000 की भीड़ आ जाए तो मुझे वहां पे पूरे फोर्स को लीड करना है। तो वहां क्या मेरा डिसीजन होगा, वो डिसीजन कितना अप्रोप्रिएट होगा, वो कितना सही होगा। यही तो टेस्टिंग होती है हमारी सिविल सर्विस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस में के थ्रू। तो ये स्किल डेवलप करके आप अपना आईक्यू डेवलप करिए, समझने की शक्ति बढ़ाइए, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइए। तो मुझे लगता है कि होता क्या है ना कि एग्जाम्स के पहले हम लोग में भी था। मैं आज बैठ करके यहाँ इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो हम लोग तैयारी शुरू किए थे तो हमें भी लगता था कैसे करें, क्या करें, ये किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, वहां पढ़ ले। बट ग्रेजुअली ये चीज रियलाइज हुआ कि हम किसी एक कंटेंट को ही पढ़ें, स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ें और उसी को बार बार पढ़ें। जरूरी नहीं कि 20 किताब हम रेफर करें। कोई भी एक पार्ट हमारे जीएस का, जैसे आजकल जीएस के 4 पेपर हैं, तो जीएस के 4 पेपर के लिए अगर बहुत सारे हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसके, तो उसके लिए बहुत स्टैंडर्ड एक मटेरियल हमें निकाल के रखना है, उसी को बार बार पढ़ना है। अगर उसको हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर चीज की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। सो ये स्किल आप में आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखना है वो है आपकी किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। किसी चीज को, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, मैं पॉलिटी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, वेरी नाइस। मैं आज इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, वेरी गुड। आज पूरे दिन आपने पढ़ाई कर ली। अब पढ़ाई करने के बाद अब अगले दिन दूसरे चैप्टर पे चले जाएंगे, बिना रियलाइज किए, बिना एसेस किए, इसके असेसमेंट किए कि आज जो आपने पढ़ा उसमें कितना आपको याद है। कोई कोई करता है इस चीज को। आप नहीं सुबह करता से है। शाम तक आपने 4 घंटा पढ़ाई करी, बट आपको 1 घंटा उसको रिकलेक्ट करने में लगाना है। उसको रिकलेक्ट करिए, आप उसको रिवाइज करिए कि मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे मेरे मस्तिष्क में कितना गया है, मेरे दिमाग में सेटल कितना हुआ। अगर नहीं आ रहा है तो यू हैव टू जस्ट रिपीट दैट चैप्टर अगेन। देर इज नो अदर ऑप्शन, रिपीट द चैप्टर एंड देन ट्राई टू, जो चीजें आपने पढ़ी है उसको दोबारा रिकलेक्ट करने का प्रयास करिए। एक बार किसी टॉपिक को पढ़ने पर अगर अजीत जी आपके दिमाग में कोई बातें बैठ गई तो जीवन भर नहीं जाती, वो जीवन भर नहीं जाती। यानी जो कहते हैं ना, आपका जो मेंटल हार्ड डिस्क है उसमें घुस जी गया, जी। अगर वो चीज सेटल हो गया ये तो हो फिर वो गया। कभी भी आप उससे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं। तो जी। ये चीज हमें अपने बच्चों को सिखानी है। और जो हमारी बातें हैं, बच्चों जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बताइए कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चाहे कहीं से भी हुई हो। आपने देखा, बड़े बड़े लोग हैं हमारे पुलिस सर्विस में आए हुए, मनोज जी हैं, मनोज शर्मा जी, जो 12वीं फेल, उनका बड़ा फेमस हुआ। खैर ऐसे एक वही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लाखों एग्जाम्पल हमारे इस देश में हैं। जो बहुत सारे आईएएस अफसर्स हैं जिन्होंने 10th में 50% नंबर लिए, 12th में नहीं। मैं बता रहा हूं, जीवन में सद्गुण डेवलप करिए। स्टार्टिंग समय में आप में कोई दुर्गुण नहीं होना चाहिए। सद्गुण अगर आप में है तो ये एकेडमिक्स का परसेंटेज मैटर नहीं करता है। अगर आप में संस्कार है, आप में सद्गुण है, तो आप जीवन के किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब सद्गुण आपको सही सफलता के रास्ते पे लेके जाएंगे। मतलब सफलता के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि नंबर 1 चीज है। आपको मैं बता दूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग डेली इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। दिल्ली जाने के लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है, दिल्ली में जाकर के बड़े बड़ी जगहों को घूमे हम लोग दिल्ली जब जाते थे तो मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा आपको। यहाँ से अजमेरी गेट पे उतरते थे, जो 2-4 ट्रेन हम लोग के जमाने की थी, वही वैशाली एक्सप्रेस, वही हमारी मगध एक्सप्रेस पटना से, श्रमजीवी एक्सप्रेस, और अवध आसाम जी। वहां से। उस समय तो क्या क्या डिफिकल्टीज थी, तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मैं डिफिकल्टीज बताऊंगा तो बहुत। हम लोग 3 दिन में दिल्ली पहुंचते थे, अपने घर से 3 दिन लगते थे दिल्ली पहुंचने में। रात में घर से चले, शाम में मोतिहारी आके रुके, सुबह में बस पकड़े तो पटना गया, मुजफ्फरपुर गए, वहां से ट्रेन पकड़े तो अगले दिन पहुंचे। 3 डेज अफेयर था ये हम लोग के जमाने में। आज ये नहीं है कि आप घर से निकले 1 बजे, सप्त क्रांति में बैठे और सुबह यहाँ 6 बजे दिल्ली पहुंच गए। वो जमाना नहीं था हमारे जमाने में। हमारे जमाने में ये सोचना कि मैं 14 घंटे में अपने आदापुर गांव से मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा अपने रोड से, ये संभव नहीं था उस समय। जमाना बहुत डिफिकल्ट था।
तो मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस बात को समझना चाहिए कि जो चैलेंजेस थे उस समय के, उसमें आज बहुत सारा फर्क है। तो आप केवल ये मान के चलो कि आप चाहे जहां से भी शुरुआत कर रहे हो जीवन की, आप में ये ताकत होनी चाहिए कि बहुत क्लियर कट आपका संस्कार होना चाहिए, डिसिप्लिन रहिए। हम लोग गए, जब दिल्ली गए, उतर गए, उतर से ऑटो लिया, ऑटो से हॉस्टल। और जब कभी छठ वगैरह में कभी घर आने का मन किया या प्लान बन गया, तो वहां से ऑटो पकड़े हॉस्टल गेट से, वापस स्टेशन, स्टेशन से उतर गए अपने मुजफ्फरपुर या जहां भी था, पटना, वहां से बस पकड़ के घर। ये कहानी मतलब हुआ करती थी। दिल्ली घूम नहीं पाए कभी? ये डिसिप्लिन था हम लोगों का, सेल्फ डिसिप्लिन। क्यों? हमारे पिताजी कभी पूछते थे उस जमाने में, उस समय तो फोन भी नहीं था पूछने के लिए कि बेटा जी कहाँ हो तुम। ये तो टोटल इंडिपेंडेंस था, चाहे जो करिए। आज के तारीख में सारा, हर बच्चों में, मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, मैं गलत यूज कर रहा हूँ, हर बच्चों में नहीं, ज्यादातर बच्चों में आदत हो गई झूठ बोलने की। सबके जी। पास मोबाइल गजट है। अगर आप चाहें तो उसका लोकेशन भी, मतलब चाहे तो लोकेशन शेयर करा लीजिए, दिन भर वो घूमता रहेगा फिर भी लोकेशन ऑफ कर देगा। तो तमाम परेशानियां आज के बच्चों में है, घूमते रहते हैं। आजकल के बच्चे आते आते ही पूरा डेली पहले घूम जाते हैं। उनको डीएलएफ मॉल में क्या बिकता है, और उधर क्या कहते हैं, बसंत कुंज में कौन सा सिनेमा चल रहा है, और कनॉट प्लेस में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स कौन है, ये सब का ज्ञान हो जाता है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बेसिक संस्कार यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अपना मोटिवेशन, गलत सही का निर्णय, ईमानदारी का रास्ता, अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपने कंडीशन से इंस्पायर होकर के जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा, देशभक्ति, देश के लिए सेवा करने की प्रेरणा, ये सब चीजें अगर किसी बच्चों में अगर आपने बचपन में डेवलप कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि फिर कोई शक्ति नहीं है कि उसको रोक पाए कहीं। आपको एक बार मैंने सुना था कहते हुए कि मुझे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। एग्जैक्टली exactly, ये मेरे लिए बहुत है। जैसे कि मैं, अगर कोई कोई आदमी हमारे समाज का सबसे अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है, जो बहुत कष्ट झेल रहा है, जिसको बहुत दुख है, और मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से तो खैर चूंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, बट आपको पता है कि लोगों की आजकल हमारे समाज में क्या आदतें हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं। गरीबों की सुनने वाले बड़े कम लोग हैं। कोई आदमी गरीब होता है, लेकिन हमें याद है जी जी जी। कि हमारे आदापुर थाने के अगर दरोगा जी आते थे तो किस तरह से गांव वालों से बिहेव करते थे। हम लोगों ने ये भी देखा अपनी आंखों के सामने, इनोसेंट आदमी के साथ क्या व्यवहार होता था। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। तो लगता है कि वो चीजें एकदम डिफरेंस हो जाती, कि अगर कोई दरोगा जी आए और हमारे यहाँ लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, अनावश्यक रूप से लोगों को गाली देना शुरू कर दिया, मारपीट कर दिया, तो ये सब चीजें बड़ी खलती हैं। और हम लोग का बड़ा हम्बल बिगिनिंग रहा है। हम लोगों ने गरीबी को बड़े करीब से देखा है, अभाव को बड़े करीब से देखा है। तो कोई आदमी अभावग्रस्त होकर सामने आता है तो उसको देख के बहुत तकलीफ होती है। और एक इसीलिए आखिरी सवाल। इसीलिए लोग एक हमारे यहाँ, हमारे बारे में एक बड़ा, एक अजीब सी धारणा है लोगों की। और ये नैरेटिव पूरे प्रदेश में ये सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं हर चीज के पीछे पड़ता हूँ। यानी कोई छोटी बात भी हो गई तो ये नहीं कि मैंने उसको अपने अधिकारी की तरह नोटिंग करी है, नोटिंग करके मैंने भेज दिया डाउन द लाइन, हमारे नीचे के जो लोग हैं उनके यहाँ चला जाए, डिप्टी एसपी देख रहा है उसको, या कोई कोई इंस्पेक्टर देख रहा है, कोई दरोगा देख रहा है, इसके लिए मैं उसको भेज दूं, ऐसा नहीं होता। मैं ये खुद पूछता हूँ कि पहले वो आदमी थाने चौकी गया है कि नहीं, और थाने चौकी गया तो इसको प्रॉपरली किसको देखा गया कि नहीं, और नहीं देखा गया तो क्यों नहीं देखा गया अगर गया तो। और उसके बाद फिर उसके पीछे पड़ के उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाता। उसको जब तक रिजोल्व नहीं कर दूं तब तक मुझे कुछ शांति नहीं मिलती। फिर सबॉर्डिनेट साहब को मैं जान लेते हैं। फिर कोई आदमी हमारे यहाँ आ गया तो उसमें अगर अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया है, जो भी एक्सपेक्टेड है, जो एज पर लॉ जो कार्रवाई होनी, अगर नहीं हुआ तो हमें वहां पे जवाब देना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स भी थोड़ा सा हार्ड प्रेस रहते हैं हमारे साथ काम करने वाले, समझते हैं कि भाई यहाँ तो बड़ा यहाँ पे कोई फाकीबाजी नहीं चल सकती है। और मैं एक चीज लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि मैं यूपी पुलिस का एक सिपाही बन के अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। ये 75 जिलों का इतना बड़ा राज्य, 4 लाख से ज्यादा की पुलिस फोर्स, और इतने सिस्टमेटिक और मेटिकुलस प्लानिंग के साथ हमारी फोर्स यहाँ काम करती है कि आप लोगों ने इसके बहुत सारे रिफ्लेक्शंस देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे होंगे। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। हमारे यहाँ आज भी कोई आदमी, चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हो, चाहे इस तरह के बॉडी ऑफेंडर्स हो, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हो, सबको एक बार आज जो पूरी किसी भी, पूरी पूरी दुनिया में कहा जा रहा है यूपी मॉडल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने अपने पूरे सिस्टम को इस तरह से, जैसे हमारा एक परंपरागत पुलिसिंग है,
ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, उसको हम लोगों ने एक तरह से टेक्नोलॉजी लोडेड कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल पुलिसिंग का कॉम्बिनेशन, और उस तरह से बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप करके हम लोगों ने अपने सिस्टम को इतना बढ़िया बना लिया है कि मेरे पास आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे मैं पूरे अपने सारे एरियाज के, पूरे प्रदेश के, क्या पूरे इंडिया के क्रिमिनल्स के डेटा से एक्सेस रख सकता हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम लोग पूरी दुनिया की सूचना इकट्ठा कर लेते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े क्राइम्स हमारे यहाँ विद इन नो टाइम वर्कआउट होते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से इस पूरे मुरादाबाद में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई भी आउटस्टैंडिंग क्राइम नहीं। कल एक मर्डर हुआ, एक भाई ने भाई को मार दिया, रात में 12 बजे तक हमने उसको चारे भाई, सभी चारों लोगों को, सारे जो क्रिमिनल सबको अरेस्ट करा लिया। तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ का इतना एक रोबस्ट सिस्टम तैयार हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि ये यूपी पुलिस है, और यूपी पुलिस में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जितने सारे लीडर्स हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन सब लोगों का इतना अच्छा मार्गदर्शन, इतना अच्छा नेतृत्व मिलता है कि हम लोग, हाँ एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज होता है इसमें। हम लोग लगातार सुबह शाम तक लगे रहते हैं। हमारे यहाँ ये भी नहीं है, मैंने देखा है अन्य राज्यों में, मैं किसी एक राज्य का नाम नहीं ले रहा, बट ये लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा क्राइम हो गया, उसके बाद वहां पे जो अधिकारी पहुंचते हैं मौके पर, वो जिनका रैंक एंड फाइल हमने देखा है, उससे कई गुना ऊपर के रैंक के अधिकारी हमारे यहाँ के पहुंचते हैं। ये नहीं है कि हमारे यहाँ का सिस्टम कमजोर हो गया है, हमारे यहाँ का सिस्टम मजबूत है। इसीलिए हमारे बड़े अधिकारियों का नेतृत्व हमें उस मौके पर मिलता है। अगर डबल मर्डर हो गया तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े रैंक के अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे, रेंज रेंज और जोन के लेवल के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कि उसको हम बहुत जल्दी वर्कआउट करें, पब्लिक को एक फील हो कि हम इस राज्य में रह रहे हैं और यहाँ की पुलिस हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सेंस दे रही है। और इस परसेप्शन के लिए हम लोग लगातार टायरलेसली हम लोग कोशिश करते हैं। माताएं बहनें हमारे यहाँ बहुत सेफ हैं, सब फील करती हैं, वो लगता है कि यहाँ हमारी पुलिस हमारे लिए है। आप कभी आके मुरादाबाद के लोगों से पूछिए, उनसे कभी कोई रैंडमली किसी का नंबर उठा के बात कर लीजिए, फिर आपको एहसास होगा कि किस तरह की फीलिंग्स हमने यहाँ पे डेवलप किया, किस तरह का परसेप्शन लोगों के बीच में है। तो ये सब होता है जब आप दिल से काम करते हैं, और जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को आप समझते हैं, और सबसे ऊपर आप पर्सनल उसकी उस कर्तव्य को समझते हैं और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। जी एक आखिरी सवाल, एक जी। आखिरी सवाल कि आईपीएस रणविजय सिंह को यदि अपने जिले के बच्चों को मोटिवेट करने का या उनके बीच काम करने का मौका मिले तो उनका क्या जवाब होगा? मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे जिले का, मैंने बीच में भी जब डिस्कशन चल रहा था उस समय मैंने बताया कि मेरे चंपारण का बड़ा एक रिच हिस्ट्री रहा है, बहुत बड़ा इतिहास है हमारे चंपारण का। चंपारण वो धरती है जिसको बहुत प्राउडली हम कहते हैं कि इस देश की आजादी का की शुरुआत हमारे धरती से हुई। और चंपारण लोग से। जब पूछते हैं कि साहब आपका घर कहाँ है, मैं बताता हूँ कि चंपारण का नाम सुना है आपने, तो हर एक आदमी 95% लोग कहता है हाँ सुना है साहब, वो जो हाँ। गांधी जी का सत्याग्रह जहाँ से हुआ था, मतलब मैं उसी धरती का हूँ। और उन्हीं हमारे महात्मा गांधी बापू जी के सिद्धांतों को के रास्ते पर चल के हमारे यहाँ के लोग, और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ही, जो हमारा मानव संसाधन है हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ जो लोग हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करने वाले हैं। आपने कोरोना का एक इतिहास बताया, तमन्ना खान वाले का, तो तमन्ना वाली खान वाले केस में बहुत सारी बातें हुई उस उसके तरह बारे से। में थोड़ा बता दीजिए। उसके 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 उससे अतिरिक्त बहुत सारी बातें मैंने यहाँ की है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक हिस्टोरिकल वर्क हुआ है। हमने, जब मैं गाजियाबाद में सीओ हुआ करता था उस समय हमने ऑपरेशन स्माइल शुरू किया था 2014 में। और आपको विश्वास नहीं होगा, गुमशुदा बच्चों के माँ बाप के दर्द को देख करके लगता था कि बाहर के लोग जो प्लान करके यहाँ आते हैं और उनके बच्चे गायब हो जाते हैं तो उनको फिर कोई पूछता नहीं है, वो अब समझते हैं कि मेरा बच्चा चला ही गया। उन लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल मुहिम चलवाया था वहां ऑपरेशन स्माइल के रूप से। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपनी पॉलिसी बना ली। आज आप अच्छा। सुनते होंगे ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन जी मुस्कान की जी। न्यू हमने हमने गाजियाबाद से डाली थी। और वो उस समय ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर हुआ करते थे, राजनाथ सिंह जी। उन्होंने इस चीज राजनाथ को सिंह। अप्रिशिएट करके, और होम सेक्रेटरी साहब थे, उनके माध्यम से इसको पूरे इंडिया में चलाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 25,000 गुमशुदा बच्चे अपने घर को वापस हुए थे उस समय। मैं बहुत बड़ी समझता बात हूं है। कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान की, और जिसके माध्यम से मैंने एक बहुत बड़ा काम किया मानवता के लिए।
बहुत बड़ा, मतलब वो एक, जब उसकी स्टोरीज कभी आप देखेंगे ना, कभी नेट पे आप देखेंगे, तो आपको देख करके दर्द छलकेगा कि कैसे माँ बाप को 5 साल के बाद उसका बच्चा मिला तो क्या फीलिंग्स डेवलप हुई। वो आंसू देख करके मुझे लग रहा था कि हे ईश्वर, आपने मुझे मानव बनाया और मैंने मानवीय कर्तव्य अपना निभा लिया। तो इस तरह से मतलब काम हुए हैं। वो तभी होता है जब दिल से आप लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। तो मैंने ये कहा है, और मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरह की धरती से हम पैदा हुए हैं, वहां पे हमारी तरह लाखों बच्चे हैं चंपारण के कोने कोने में। आपको बताऊं, मैं कोरोना समय, आप में टॉपिक से डेविएट हो गया, कोरोना के समय में जब हम लोग यहाँ से लोगों को भेज रहे थे, जी तो जी। हमने जब सर्वे कराया, नोएडा में था मैं, तो नोएडा से मैं एडिशनल डीसीपी था वहाँ। तो जब मैंने सर्वे कराया, तो 4,000 लोग मोतिहारी के थे वहां पर। और अपनी गाड़ी में, अपनी स्कॉट में, मैं चावल दाल सब्जी ले ले करके बच्चों को पहुंचाता था, लोगों को पहुंचाता था। चाहे वो पकड़ी दयाल के लोग हों, मधुबन के लोग हों, केसरिया के लोग हों, अरेराज के लोग हों, रक्सौल बेतिया के लोग हों, सबको अपने सिग्नेचर से रोड का परमिशन दे के पास दे करके लोगों को घर भिजवाना, जो डिफिकल्टी में लोग थे। इस तरह से मैंने काम किया। और फाइनली जब वहां से प्लान शुरू हुआ था, ट्रेन से भेजने की बात हुई थी, तो 4-5 हजार लोगों की संख्या डिटेक्ट हुई थी, केवल आइडेंटिफाई हुई थी केवल मोतिहारी के। मैंने वहां की मीटिंग में रिक्वेस्ट करके और एक ट्रेन स्पेशल मोतिहारी के लिए भिजवाया था। एक स्पेशल कोरोना ट्रेन के चली थी साथ मोतिहारी की में तो कोरोना के आपका समय में। काम आउटस्टैंडिंग था। हाँ, और हमारे आदरणीय एमपी साहब थे, उनसे लगातार टच में रहता था। उनके तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती थी कि भाई हमारे मोतिहारी के लोग ही हैं, इनको थोड़ी मदद की जाए। बाकी तो सारे हमारे जो बिहार के हमारे माननीय लोग थे, उन सबके पास मेरा नंबर चला गया, और सब अपने अपने एरिया के लोगों के लिए वहाँ सेवाएं हमसे करवाते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं बिहार के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उसी धरती से पैदा हुआ हूँ। आज ईश्वर ने मुझे इस जगह पे सर्विस करने का मौका दिया है, तो मुझे करना चाहिए। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारी तरह हमारे चंपारण में बहुत पोटेंशियल है। हमारे बच्चों को अगर देखा जाए तो काफी अच्छा कर भी रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग अभी क्वालिफाई, यूपीएससी में भी काफी लड़के क्वालिफाई किए हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि मोतिहारी का जो एक नाम है, मोतिहारी की जो एक मानव संसाधन का जो स्टॉक है, वो हर फील्ड में हर जगह नाम करे। और वो इसीलिए संभव हो सकता है जब लोकल लेवल पे हम इस तरह का कुछ माहौल क्रिएट करें। आज मुझे जान के बहुत तकलीफ होती है जब मैं सुनता हूँ कि फला गांव में लड़के ड्रग्स ले रहे हैं, फला गांव में लड़कों शराबियों की संख्या ज्यादा हो गई है, शराब पीने लगे हैं, लड़के दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर इन सब चीजों को चेक नहीं किया गया, तो फिर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सब बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं घुसेगी कि जीवन में मुझे क्या करना है। तो ये तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई जीवन में बहुत अच्छा करके और बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ये ऐसा माहौल गांव गांव तक बनाने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे चीज वहां पे मोतिहारी के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का विकास हो, किस तरह का बदलाव हो। अब जैसे देखिए, अब हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय पता नहीं कितने सालों से वहां पे चलने का शुरू हो रहा है। अब मैं वहां का नागरिक हूँ, ब्यूरोक्रेट भले हूँ, बट इतना कहने का तो अधिकार है चंपारणी होने के नाते कि भाई हमारे चंपारण में ये केंद्रीय विद्यालय पता नहीं कब, विश्वविद्यालय कब से अच्छे तरीके से काम करना अभी शुरू तक करे। एक ईंट नहीं रखा पाया सेंट्रल वही मैं कह रहा यूनिवर्सिटी का। हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कम्पिटिटिव माहौल हो। हमारे यहाँ के वहीं से पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और अगर हम मजबूती प्रदान करें लोकल लेवल पे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा। और मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, अजीत जी, आप स्कूल चला रहे हैं वहाँ, मुझे जानकारी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मेरी हमेशा इच्छा होती है कि ईश्वर मुझे इतना मजबूत बनाए, इतनी पावर दे मुझे कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हमने देखा है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, अगर आप मोतिहारी नहीं गए तो आपको बेसिक अच्छे फैसिलिटीज नहीं मिलती है। मोतिहारी में भी मुझे याद है कि एक बार मुझे कुछ परेशानी हुई थी, मोतिहारी में मैं था वहां रात के समय में 1-2 बजे, कोई आपको किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ कोई कोई मिलता ही नहीं। तो ये हालात हैं। ये तो मैं अब चाहता हूँ कि अब सूरत बदला। रक्सौल में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, कुछ लोकल एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ इंडस्ट्री वहां बने। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आज ही शपथ लिए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आदापुर चंपारण क्षेत्र में कम से कम कुछ औद्योगिक विकास हो, कुछ नए इंडस्ट्रीज बने। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे यहाँ के लिए सुटेबल हो सकता है। तो ये करा करूँ कि हमारे यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। हम लोग फर्स्ट जनरेशन थे जो दुनिया में कुछ करने का अपने प्लान किए।
अपने इलाके में एक इंडस्ट्री है रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम किया है। कौन सा? रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइस चावल के प्रोडक्शन में पूरे बहुत बढ़िया। इंडिया में उसका रैंकिंग कहाँ आया पे है। है, वो कहाँ बड़ी पे है ये? तेजी रक्सौल और अमगढ़वा के बीच में आमोदई के पास। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये इस तरह से कुछ हमारे यहाँ उद्योग लगे और हमारे बच्चे उसमें जो कुछ आईटीआई बने हमारे यहाँ, कुछ मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स लग बने। मतलब कुल मिला के मेरा ये कहना है कि बच्चे कम्पिटिटिव, हमारे यहाँ के लड़के बड़ी मेहनती हैं। जो मेहनत किया ठीक है है। सबने पाया है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक आप यू, बहुत बहुत लंबी टाइम बात हो दिए। गई। जब मैं अपनी आप बहुत व्यस्त हैं, बावजूद बहुत टाइम दिए। हमको लगता है चंपारण की यूथ आपकी इन बातों से बहुत कुछ सीखेगा, और उसके अंदर जरूर संस्कार और मेहनत करने का क्षमता डेवलप होगा। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो समय मैंने दिया है वो अपनी जन्म धरती के लिए दिया है, अपने लोगों के लिए दिया है, तो ये समय कुछ भी नहीं है। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं पता नहीं कितने दिनों तक सेवा, अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहूंगा, बजाय इसके कि हमारी बातों को हमारे यूथ समझे, हमारे बच्चे समझे और जीवन में आगे बढ़ने का और अच्छा करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।